दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल और स्लाइड से आपको पता चल रहा होगा कि इस वीडियो में हम यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल में बातचीत करेंगे। जैसा कि अभी नोट्स के आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, पीवाईक्यूज के साथ पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे पीवाईक्यूज को बेस बना करके अपन स्ट्रेटेजी तय कर सकते हैं। और आगे पूरा सब कुछ अपन ने डिस्क्राइब कर रखा है, इसको अच्छे से अपन देखेंगे। पूरा वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है, जिससे कि आप समझ सके कि आखिर एक अच्छी तैयारी क्या होगी 2026 के प्रीलिम्स के लिए, जिसको आप एक फॉलो करके आप प्रीलिम्स को अच्छे से पास कर सकते हैं, है ना। तो अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम श्रवण कुमार है, यूपीएससी सीएससी 2024 का मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ मार्क्स लाने होते हैं एंड सी सेट में 66.66 मार्क्स, है ना, 33%। तो आपको पता है एक रिजेक्शन एग्जाम होता है, यानी कि इसको सिर्फ एक बार पास करना होता है, उसके कट ऑफ या फिर इसके जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में आपके कोई काम के नहीं है ना। इससे कोई सिलेक्शन नहीं होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और आप मेंस में अपीयर हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये रखना है कि आप प्रीलिम्स की जब तैयारी करते हैं तो आप कट ऑफ मार्क्स अपने दिमाग में रख करके मत चलिए। जब आप तैयारी करें तो आपको टारगेट बनाना अराउंड 100-120 प्लस के, तब जाके आपकी कट ऑफ के आसपास नंबर बनेंगे। कैटेगरी वाइज जब भी आपके टारगेट्स हो आप अपने बेस पे तैयार कर सकते हैं। अब तैयारी तो आपको पता है कि सब लोग करते हैं, सब लोग अपना सिलेबस खत्म करते हैं, सब टेस्ट सीरीज देते हैं, सब पीवाईक्यूज मिला करते हैं। आपको क्या करना है, आपको पता है कि 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, या कि मतलब पकड़ में नहीं आते हैं ना। वहां पर अपन 50 फिट पहुंच पाते हैं या फिर कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो वहां पर उन क्वेश्चन को टैकल करके आपको, अगर आपने उन क्वेश्चन को टैकल कर दिया तो मतलब आपका प्रीलिम्स लगभग तय है निकलना। तो वो कैसे करना है, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपको एक्यूरेसी देखनी है ना, कि आपको ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के पीछे आपकी एक्यूरेसी खराब नहीं करनी है, ज़्यादा सवाल गलत हो जाते हैं। दूसरी क्या है, स्मार्ट गैस, यानी कि वही एलिमिनेशन टेक्निक्स जो कि अपन ने पीवाईक्यूज को बेस बना करके उसके एनालिसिस के बेस पर अपन ने तैयार करी है, और वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक काम भी आती है ना। और पैटर्न क्या है यूपीएससी का, उसको अंडरस्टैंड करना कि यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में क्या सवाल पूछे हैं और आगे क्या सवाल पूछ सकती है ना। तो उनको ध्यान में रख करके आपको सारी अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना है। अब अपन सब्जेक्ट वाइज तय करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं कि हर सब्जेक्ट में किस तरीके से पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटी जिसे कहते हैं, तो उसकी लक्ष्मीकांत की जो ऑथेंटिक बुक्स है वो सभी लोग पढ़ते हैं, आपको भी पढ़नी है। 2 से 3 रीडिंग, वो भी पीवाईक्यू के साथ में, क्योंकि आपको पता है लक्ष्मीकांत बहुत लेंथी बुक है। उसमें से आपको देखो, प्रस्तावना छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वहां पे हर साल सवाल कोई ना कोई बन ही जाता है। संसद टॉपिक जो है वहां से भी लगभग हर साल 2-3 सवाल आते हैं। तो जब तक आप पीवाईक्यूज को एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको ये पता नहीं लगेगा कि लक्ष्मीकांत की इतनी बड़ी सी बुक में से कौन से सवाल, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए, है ना। तो पीवाईक्यूज को बेस बना करके करना है। अगर आने वाले जो क्लासेस होंगी उसमें अपन सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज की भी क्लासेस करेंगे, है ना, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रीलिम्स के पेपर में, ठीक है। पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो सिटीजनशिप वाला होता है, नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, संसद, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, उनसे रिलेटेड सवाल भी आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो हॉट टॉपिक्स है, इनको आप देख सकते हैं। आगे आने वाली क्लास में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से सवाल आए हैं और इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड सवाल कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो यूपीएससी अपने ऑप्शंस फ्रेम करता है ना, तो उसमें ट्रिकी मतलब वर्ड रखते हैं कि नॉट करेक्ट। कभी कभी आपको लगता है कि आपने फास्ट में पढ़ लिया कि कौन सा करेक्ट है, लेकिन वहां पर लिखा होता है इनकरेक्ट या फिर नॉट करेक्ट। तो वो कहीं ना कहीं आपके सवाल, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर नहीं है तो बहुत बार वो सवाल, कई 2-3 सवाल वो गलत करवा देते हैं, और आपकी कट ऑफ मार्क्स और फेल होने में वो 1-2 सवाल कहीं ना कहीं आपके बीच के रोड़ा बन जाते हैं। हिस्ट्री से कौन कौन से सवाल आते हैं, हिस्ट्री में देखो मेन एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर, वो भी एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, उसमें फिर मंदिर हो गए, है ना, चित्रकला हो गई, वहां से सवाल आते हैं। और जो हॉट टॉपिक्स जो यूपीएससी का आपको पता है, हिस्ट्री से बौद्ध, जैन, वास्तुकला, संगम साहित्य है, मौर्य डायनेस्टी है ना, गुप्त साम्राज्य है, तो वहां से सवाल आते हैं। और फिर
आधुनिक भारत में से कहाँ से आएंगे, जो गांधीयन एरा है ना, वहां से सवाल आते हैं। उनके जो आंदोलन थे, उसके बाद में कौन सा कमीशन आया, क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं। तो वो सवाल आपको तैयार करने हैं। और आगे आने वाली क्लास में अपन ने डिस्कस किया ही है कि ये सारे PYQs अपन को अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन आने वाली क्लासेज में। ज्योग्राफी से क्या कर सकते हैं अपन, 6 से जो 12 तक की ज्योग्राफी है, मेनली 9 to 12 है ना, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। और अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो सिर्फ 11-12 की ज्योग्राफी बुक भी पढ़ के आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, उसमें से क्या पूछते हैं, लोकेशन पूछते हैं नदियों की नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, पर्वतों की लोकेशन पूछ लेते हैं, अपने मानसून, अल नीनो, जेट स्ट्रीम, यहाँ से कंसेप्ट उठा के पूछते हैं, है ना, प्रेसिपिटेशन से। तो ये सारे कंसेप्ट आपको 11-12 की जो बुक है उसमें से सारे कवर हो जाएंगे। आपको अच्छे से एक बार करना है। और इस चैनल पर भी अपन एक मैराथन क्लासेस टाइप में हर सब्जेक्ट की एक बार निकाल लेंगे, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन भी हो सके। ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्या पूछते हैं, बुक के नाम पे नोट्स में श्रीराम IAS के नोट्स पढ़ सकते हैं। बाकी अपन इस चैनल पे भी पढ़ेंगे, वो भी आप रिवीजन के लिए एक कंटेंट के रूप में आप यूज कर सकते हैं। संजीव वर्मा की बुक है, वो कर सकते हैं। और इकोनॉमी में क्या मेनली क्या पूछते हैं, इन्फ्लेशन, GDP से सवाल आते हैं, बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से सवाल मेनली बनते हैं, है ना। एक और रमेश सिंह की भी बुक है, तो उसको भी आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक की बात होगी। एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट में मेनली करंट अफेयर्स है ना, कोई एक्ट अगर अपडेट हो गया है, रेड डाटा बुक में अगर कोई नाम ऐड हो गया है ना, तो वहां से सवाल पूछ लेते हैं। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बढ़ गई है ना, कोई नया नेशनल पार्क बन गया, टाइगर रिजर्व अगर कोई नया बन गया, तो वहां से सवाल डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से भी पूछते हैं, है ना, इकोलॉजी से पूछते हैं, कन्वेंशन अगर कोई हुई है तो उससे पूछ लेंगे। ठीक है, कॉप वगैरह की समिट होती रहती है, तो वहां से सवाल आ जाते हैं, स्पीसीज से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, है ना। तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस इकोनॉमी में, इसमें एनवायरनमेंट में रखती है UPSC। साइंस टैक्स है वही जो करंट में मेनली जो टॉपिक रहे, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी रहते हैं, है ना। साइंस के जो जनरल साइंस होती है उसके एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी होते हैं। स्पेस टेक, बायोटेक, AI, डिफेंस टेक से सवाल आते हैं, है ना। अराउंड 8 से 10 सवाल आते हैं, तो वो मेनली करंट अफेयर से आपके सारे सवाल हो जाते हैं। ठीक है, करंट में आपको क्या करना है, करंट में आपको जो मार्केट में जो भी कोचिंग की कोई भी मैगजीन अवेलेबल होती है, तो उसको आप ईयरली एक बार फॉलो कर सकते हैं। लगभग 1.5 ईयर्स की मैगजीन को आप उठा के एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। पूरा डिपेंडेंट करंट अफेयर्स पे नहीं होना है, आपको बेसिक पढ़ना है, बेसिक के साथ में करंट को जोड़ के आपको पढ़ना है, तभी आपका एक बढ़िया स्ट्रेटेजी आप उसको कह सकते हैं। आप मेनली करंट पे रहेंगे तो वो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि करंट का कोई डायरेक्ट सवाल नहीं बनता, वो बेसिक से ही जोड़ करके उसको पूछते हैं। अब देखते हैं अपन PYQs को। ठीक है, 2021 से 25 तक देखो, सबसे ज्यादा अगर 2025 की बात करें, ठीक है, 2025 में सबसे ज्यादा कहां से आया सवाल, ये जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी से 21 सवाल आए। ठीक है, एनवायरनमेंट से 10 सवाल, ठीक है, हिस्ट्री से 12 सवाल, ज्योग्राफी से 14, इकोनॉमी से बात करी है 21 के आसपास। ठीक है, साइंस टेक से 10 से 15 सवाल आए हैं, पॉलिटी से 15 सवाल है, और करंट अफेयर से 13 सवाल के आसपास। तो आपको इनको बेस बना करके आपको सारी चीजें देखनी है। कि यहाँ पे अपन में पूरा चार्ट दे रखा है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके हिसाब से आप इसको पढ़ लेना, और उसके हिसाब से आपको वापस जो आप कंसेप्ट पढ़े, जो बेसिक बुक्स है, तो इन्हीं करंट जो PYQs है उनको बेस बना के रखना है कि कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, देखिए, आप जो भी टॉपिक पढ़े उसको पर डे के हिसाब से भी रिवाइज करना है। ठीक है, और वीकली और मंथली, ठीक है, विथ टेस्ट। अगर आप प्रीलिम्स जैसे जनवरी से आप स्टार्ट करेंगे मान लीजिए, तो जनवरी में हर वीक में आपको एक रिवीजन जो भी आपने पिछले 6-7 दिन में पढ़ा है उसका मंथली आपको रिवीजन करना है, और टेस्ट हर वीक में एटलीस्ट 2 टेस्ट आपको लगाने हैं शुरू के 2-3 महीने तक। जैसे लास्ट में आप, जैसे मई में आपका एग्जाम है मान लीजिए, और अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में आपको हर दूसरे दिन एक टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, और उसका प्रॉपर रिवीजन करना है। एक दिन आपको छोड़ के इसलिए टेस्ट देना है कि दूसरे दिन आप उस टेस्ट का अच्छे से रिवीजन कर सके, और उसका भी नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो टेस्ट में आपके सवाल गलत हुए उसके नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे, तो अगले जो टेस्ट होगा, अगला टेस्ट, उसमें वही सवाल आप वापस गलत करने वाले। तो जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक वो सवाल सही नहीं होने वाला। तो ये हो सकता है रिवीजन का। ठीक है,
प्रीलिम से पहले रिवीजन लगभग 10 दिन पहले पूरा एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए, है ना। फिर उन 10 दिन में जो बचे उसमें से क्विक रिवीजन, जो आपके पास क्विक रिवीजन के नोट्स हो, जिसमें कुछ डेटा हो, कुछ फैक्ट हो, PYQ को बेस बना करके आपने वो जो नोट्स बना रखे हो उसको एक बार करना है। टेस्ट सीरीज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको टेस्ट किस तरीके से देना है। देखिए, टेस्ट में सिर्फ नंबर कितने आ रहे हैं उसका कोई मायने है नहीं। आपका टेस्ट में कोई गलत सवाल हुआ है ना, तो उसके कारण को ढूंढो कि ये सवाल आपने क्यों गलत किया, आपने क्या सोचा था और रियल आंसर है क्या। अगर उस कारण को आपने पकड़ लिया तो नेक्स्ट अगर अगली बार वो सवाल आएगा तो आपसे गलत नहीं होने वाला, ठीक है। कंसेप्ट अनक्लियर है वो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सवाल, मान लो इकोनॉमी में आपका कोई टॉपिक से आपका कोई सवाल गलत हो रहा है ना, 2-3 बार गलत हो गया, तो आपको पता लग गया कि ये वाला जो कंसेप्ट इकोनॉमी का है वो आपका क्लियर है नहीं, क्योंकि ये सवाल लगातार गलत हो रहा है। उसी तरीके से ज्योग्राफी में भी आपको कंसेप्ट अगर कोई अनक्लियर है तो आपको टेस्ट के बेस पे ही आपको पता लगने वाला है ना, कौन सा टॉपिक आपका किसी सब्जेक्ट का कौन सा कवर नहीं है ना, कौन सा अनक्लियर है, तो वो टेस्ट से ही पता लगेगा आपको। और लास्ट अंतिम बात क्या है कि जो एलिमिनेशन मेथड जो हर कोई बात करता है, तो वो आपको सीधा यूपीएससी के पेपर में जाके नहीं लगाना है। उससे पहले आपको उन टेस्ट में वो सारी ट्रिक्स एक बार यूज करके आपको देखनी है ना, और आपको तय करना है कि वो सब सच में आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से सही हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सही हो रही है, आपने जिस तरीके से तैयार की है वो ट्रिक उसी तरीके से काम कर रही है, तब तो जाके मेन एग्जाम में आपको उसको यूज करना है। तो जब तक आप उन ट्रिक्स को, उन एलिमिनेशन मेथड्स को आप अपने टेस्ट पेपर में यूज नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो एलिमिनेशन मेथड को ट्रिक है नहीं, वो एक लॉजिकल रीजनिंग है कि आपने PYQs को एनालिसिस कर करके आपने कितना सीखा है कि यूपीएससी किस तरीके से स्टेटमेंट को गलत बना रही है, किस तरीके से जनरल वर्ड्स को यूज करके स्टेटमेंट को सही बना रही है। तो आपने यूपीएससी के अंडरस्टैंडिंग को पकड़ा है ना, तो वो कोई ट्रिक्स नहीं है, तो वो ट्रिक्स या फिर वो जो मेथड्स है, वो जो लॉजिकल रीजनिंग के जो भी सिद्धांत है वो आपको टेस्ट में यूज करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, देखो जब आप टेस्ट दो तो आपको कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना, वो भी फेज वाइज, कि शुरू में आपने कोई अगर हार्ड टेस्ट है उसके 80 सवाल अटेम्प्ट किए, फिर दूसरी बार उसी टेस्ट को दीजिए, बिना उसके आंसर की देखे 100 सवाल अटेम्प्ट कीजिए, फिर दोनों में डिफरेंस देखिए कि 80 सवाल अटेम्प्ट किए थे तब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और 100 सवाल अटेम्प्ट किए तब कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सवाल जितने हो सके, अगर आपकी एलिमिनेशन मेथड की जो भी आपकी एनालिसिस है वो अच्छी है, तो आप जितने ज़्यादा सवाल हो सके अटेम्प्ट कीजिए, है ना। 80 की जगह आप अगर 95 सवाल अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आपके एलिमिनेशन ट्रिक्स ठीक है, आपके मेथड्स आपने ठीक से कर रखे, तो मैं शॉर्ट कह सकता हूँ कि 5 से 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा आ जाएंगे, अगर आपके एलिमिनेशन मेथड्स को आपने ठीक से कर रखा है ना। तो जितने ज़्यादा सवाल हो सकते करिए, 95 प्लस करिए। अगर थोड़ा सा भी सरल साइड आता है ना पेपर, तो 95 तक किए आप सवाल कीजिए, है ना, ठीक है। तो अब एलिमिनेशन मेथड्स की बात करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड्स ये ट्रिक्स है क्या, ठीक है। देखिए, पहला है एब्सोल्यूट वर्ड रूल, है ना, कि अगर कोई एब्सोल्यूट वर्ड आ गया यानी कि मस्ट, है ना, ऑलवेज, तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, मेनली गलत होते हैं, बहुत बार देखा गया सर, ठीक है। जैसे ऑलवेज, एग्जांपल है कि इंडिया ऑलवेज रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, गलत है, क्योंकि जो सर्दियों में मानसून आता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, तो वेस्ट से भी आता है, ऐसा थोड़ी है कि भाई साउथ वेस्ट ही आ रहा है सिर्फ। तो ऑलवेज आते ही ये स्टेटमेंट एकदम एक्सट्रीम होगी तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट में से मॉडरेट वाला सही होता है, यानी कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि दोनों स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन दोनों में भी जो कम एक्सट्रीम होगी वो सही हो जाती है, ठीक है। जैसे दो स्टेटमेंट दे रखी है कि आरबीआई डायरेक्टली कंट्रोल ऑल लेंडिंग रेट्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। दूसरी है आरबीआई इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट थ्रू पॉलिसी टूल्स, ठीक है। तो पहली क्या है, ज्यादा एक्सट्रीम है तो ये गलत है। दूसरी क्या है, उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम एक्सट्रीम है, तो ये लगभग 99% केसेस में सही हो जाती है। तीसरा मेथड क्या है कि करंट अफेयर्स बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें कॉमन सेंस यूज कीजिए कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल हो तो ये भारत सरकार के अधीन में नहीं काम करेगी। तो बहुत बार स्टेटमेंट में ऐसा आता है कि जैसे देखिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, समझ रहे हो आप, कि अगर आपके उस सवाल में इंटरनेशनल आ गया
तो वो किसी एक कंट्री के कंट्रोल में नहीं होगी, उसको बहुत सारी कंट्री कंट्रोल करेंगी। तो इसमें सवाल आया था पिछली बार कि भाई ये इंडिया की जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है वो संभालती है, तो गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। चौथा क्या है कि अगर ऑप्शन में अननोन स्पीसीज या टर्म्स दे रखी है तो वो यूजुअली रॉन्ग होती है। जैसे कि यूपीएससी जो रियली इन्वेंट्स न्यू स्पीसीज होती है उनका नाम डाल देती है ना, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये तो होगा ही, मतलब ऐसा कभी सुना नहीं है तो होगा ही, लेकिन वो यूजुअली रॉन्ग होता है कि भाई अननोन स्पीसीज है, आपके नोन में है ही नहीं, तो वो यूजुअली गलत होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है तो वो करेक्ट होती है। आपको भी पता है कि जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं कि वेटलैंड्स इंप्रूव ग्राउंड वाटर रिचार्ज, है ना, तो 1% भी अगर वो होता है तो वो सही हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रही है एनवायरनमेंट में खास करके तो वो लगभग सही होती है। ठीक है, अब 2 स्टेटमेंट है, उसमें क्या है, कॉज इफेक्ट हो और अगर लॉजिकल लगे तो वो आंसर ठीक रहता है। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं कि एल निनो अकर्स ड्यू टू वार्मिंग ऑफ पैसिफिक। दूसरी स्टेटमेंट है कि एल निनो वीकनेस इंडियन मॉनसून। अब दोनों में क्या है कि कॉज इफेक्ट है कि भाई अगर एल निनो होगा, ठीक है, तो पैसिफिक के पानी को वो गर्म करेगा और इंडियन मॉनसून कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पैसिफिक का अगर पानी गर्म होगा तो जो इंडियन ओशियन है वो उसके कंपेयर में ठंडा हो जाएगा, तो इंडियन मॉनसून वैसे भी कमजोर होगा ही। अगर यहाँ पे होता है कि भाई एल निनो की वजह से हिंद महासागर का पानी गर्म होता है ना, अगर ऐसा फिनोमेना होता तो इधर अगर आता ऑप्शन कि भाई ये एल निनो भारतीय मानसून को कमजोर कर देता तो ये गलत हो जाता, लेकिन ये कॉज इफेक्ट लग रहा है और लॉजिकल भी लग रहा है तो ऑब्वियसली सही है। ठीक है, जैसे अगर कोई योजना, अगला है कि अगर कोई योजना बहुत नैरो टारगेट ग्रुप बना के रख रही है तो वो गलत है। जैसे कि बहुत बार होता है कि सवाल में डायरेक्ट एक स्पेसिफिक दे दिया कि यहाँ ये योजना इनके तक ही सीमित है, तो कोई भी योजना कोई सीमित होती नहीं है। मतलब मेनली देखा जाता है कि कोई भी योजना वाइल्ड या फिर वाइड मतलब बेनिफिट देने के लिए लाई जाती है, तो अगर नैरो टारगेट उसके स्कीम के दे रखे तो वो यूजुअली गलत होते हैं। साइंस वाले सब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑप्शंस जो है वो मैकेनिज्म बताते हैं कि अगर कोई किसी का मैकेनिज्म बता रहा है ऑप्शन में उसमें तो वो लगभग सही होता है। जैसे कि क्रिस्पर कैस9 वाली जो टेक्निक्स पे एक सवाल आया था तो उसमें था कि क्रिस्पर कट्स डीएनए एट द टारगेटेड लोकेशन। ऑब्वियसली राइट है, क्योंकि उसका वो मैकेनिज्म बता रहा है, उस साइंस की जो सवाल दे रखा है उसका मैकेनिज्म बता रहा है। अब 10वां है कि किसी स्टेटमेंट में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिखा हो, है ना, तो वो गलत होगा। वो बनाते ही लार्जेस्ट इसीलिए है क्योंकि वो गलत कर सके इसको, है ना, जब तक कि वाइडली नोन आपके पास फैक्टर मालूम नहीं हो। आपको पता है कि जैसे कोई भी ऐसा प्रोड्यूसिंग जो भी चीज हो जो आपको पता है कि हाँ ये तो इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, जैसे दूध के मामले में ले लीजिए कि दूध भारत सबसे ज्यादा पैदा करता है, तो ये तो आपको पता है, लेकिन आपको कोई ऐसा फैक्ट पता नहीं है और वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया को बता रहे हैं, तो आप उसको एक बार के लिए आप गलत मान के फिर आगे वाले ऑप्शंस देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हैं सवालों को। अब जैसे बजट और जो सर्वे वाले टॉपिक्स हैं उसमें न्यूमेरिकल फिगर्स जो होता है वो रेयरली एग्जैक्ट पूछी जाती है। बहुत रेयर होता है कि वो एग्जैक्ट पूछेंगे। आपको डेटा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस स्टेटमेंट को गलत कर सके, है ना। जैसे 25% है तो उसको 35% करके पूछ लेंगे, है ना, तो वो डेटा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि स्टेटमेंट को गलत कर सके। जब तक आपको पता नहीं है डेटा कि भाई ये तो एग्जैक्ट आपको पता है ही नहीं, तो आप उस एक बार के लिए उसको गलत मान के चल सकते हैं, आप सवाल को अटेम्प्ट आगे कर सकते हैं। अब ये सारी ट्रिक्स या फिर ये सारे मेथड्स जानने के बाद में दूसरी चीज क्या आती है कि आपको ये सारी चीजें पीवाईक्यू से ही एनालिसिस करनी है। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखेंगे आप इन सारी चीजों को यूज कर ही नहीं पाएंगे मेन एग्जाम में, और जब तक आप में जो टेस्ट सीरीज होंगे उन टेस्टों में आप उसको यूज नहीं करेंगे तब तक इन चीजों का कोई मतलब नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, तभी आप सवाल को सही से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी टेस्ट आपको 2 से 3 राउंड में उसको अटेम्प्ट करना है कि पहले राउंड में आपने 50 से 60 सवाल अटेम्प्ट कर लिए, फिर दूसरे राउंड में 10 से 15 और लास्ट में जो भी बच्चे 5, 7, 10 सवाल होते हैं वो एक बार आपने देख लिए। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से स्टार्ट किया फिर लास्ट में जाकर पूरा पेपर ही अटेम्प्ट कर दिया, नहीं। 2-3 राउंड में जब तक आप पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले सवाल से लेकर लास्ट सवाल तक आपको एक बार पहुंचना पड़ेगा, फिर दूसरी बार जब आप लास्ट सवाल तक पहुंचेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 15वां सवाल था और जो
90वां सवाल था, उसमें कुछ ना कुछ आपको रिलेशन मिल जाए और वो सही हो जाए, है ना। ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको कम से कम 2 से 3 राउंड में पेपर को पूरा करना है, मेन एग्जाम में भी और टेस्ट वाले पेपर में भी, ठीक है। तो अब देखिए, अब पूरा एक मॉडल देख लेते हैं कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब दिसंबर चल रहा है, तो आप जो भी 10-15 दिन बचे उसमें स्टैंडर्ड बुक्स निपटा दीजिए, जैसे कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी होगी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी होगी, पॉलिटी वाली एनसीईआरटी होगी। तो इन एनसीईआरटी को एक बार दिसंबर में आप खत्म कर दीजिए। फिर जनवरी से लेकर के मार्च तक आपको जितने भी आपके नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है। जो भी करंट अपडेट आई है उनको आपको नोट्स बनाने। टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके लगाओ। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में सिर्फ 9 टेस्ट दिए थे, है ना, जबकि जो तीसरा अटेम्प्ट जो मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था उसमें मैंने 82 टेस्ट दिए थे टोटल। तो आपको जितने ज़्यादा हो सकते टेस्ट आप लगाओ, है ना। टेस्ट से ही आपको सीखने को मिलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। ठीक है। अप्रैल और मई में मैंने बात करी थी कि सिर्फ रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज को देखना है और जो टेस्ट दिए उसके नोट्स आपने बनाए उनको रिवाइज करना है, ठीक है। ये चीज़ है। और जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सबसे जो हाईलाइटेड नोट्स हो, आपके सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट नोट्स हो, उनको लास्ट अप्रैल मई में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अब टेस्ट देते टाइम में आपको सारी मिस्टेक्स को पकड़ना है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, या फिर टेस्ट नहीं देना, उसमें से आप कौन कौन सी गलती मेन एग्जाम में करते हैं वो ट्राई करके देखना है ना, कि वो नहीं हो सके उस टेस्ट में गलती। जब तक आप टेस्ट में सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर के लिए टेस्ट देंगे, तो कोई आप मतलब है नहीं उस चीज़ का। टेस्ट देना है तो आपको वो सारी गलती उस टेस्ट में ही करनी है जो कि आप मेन एग्जाम में जाके नहीं करेंगे, ठीक है ना। टेस्ट इसलिए दिया जाता है। अब देखिए, तो अपने इस वीडियो में बहुत सारी बातें कर ली, बुक्स पे बात कर ली, पीवाईक्यूज पे कर ली, टेस्ट पे कर ली, रिवीजन पे कर ली, है ना। जो लॉजिकल गेसिंग वाले जो मेथड्स है उन पे बात कर ली, पीवाईक्यूज पे बात कर ली। तो एट द एंड सब बातों का सार एक ही है कि आपको अपने एक बार पूरे नोट्स पढ़ने हैं, आपको खुद के करंट से उसको अपडेट करना है, जितने ज़्यादा हो सकते हैं टेस्ट देने हैं, टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करना है, उनके भी हो सके तो नोट्स बनाने, और रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। पीवाईक्यूज के साथ में आपको रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज में अपन पीवाईक्यूज को भी एनालिसिस करेंगे। आप मेरे नोट्स और जो मैंने स्लाइड्स बना रखी है उनकी मैराथन क्लासेस भी करेंगे, जिसकी वजह से आपका एक क्विक रिवीजन हो सके और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप कम टाइम में एक बार पढ़ सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लासेज में।